नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सबको में। हम लोग उच्चतर माध्यमिक कक्षा यानी कि इंटरमीडिएट का व्यवसाय अध्ययन विषय पढ़ रहे हैं। इस विषय के वीडियो को प्रारंभ करने से पहले मैं आप लोग को चाहूँगा कि अगर आप लोगों को हमारा चैनल अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और साथ-साथ नोटिफिकेशन जो बेल आइकन होता है इसको भी दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है? और आप लोगों के साथ मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी शेयर करूंगा जो कि है 7895860757 और हमारा इंस्टाग्राम आईडी जो कि है शिक्षा सबको। तो इन सब माध्यमों से आप हमको मैसेज के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी जो भी परेशानी होगी उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे और साथ में आप लोगों से एक बार फिर वो अनुरोध रहेगा कि आप लोग अपने जानने वाले अपने दोस्त जो कि किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से पढ़ रहे हों उनके साथ हमारे इन वीडियोस को और हमारे चैनल को जरूर शेयर कीजिए। आज हम लोग मॉड्यूल 5 प्रबंध के कार्य के अंतर्गत एक नया पाठ प्रारंभ करने जा रहे हैं जिसका कि शीर्षक है पाठ 13 है जो कि इसका शीर्षक है निदेशन। इसमें हम लोग प्रबंध का एक और महत्वपूर्ण कार्य है निदेशन, उसके बारे में जानेंगे। तो निदेशन को अगर आपको समझना है तो आप एक तरह से समझिए कि जैसे आप किसी स्कूल में पढ़ते हैं या किसी स्कूल के अध्यापक हैं, मान लीजिए आप पढ़ाते हैं, तो जैसे आप अगर अध्यापक के रूप में जैसे आप कक्षा में जो क्रियाएं करते हैं, ठीक है ना, तो निदेशन का काम भी उसी प्रकार का है। पढ़ाने के लिए आप क्या करते हैं, अपने जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनको आप इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि ऐसा करो ऐसा मत करो, ये चीज पढ़नी चाहिए ये चीज नहीं पढ़नी चाहिए, ठीक है ना, और उन्हें अनुशासन में बनाए रखते, उनको जो नियम है स्कूल के उसके हिसाब से चलने को बताते हैं, उनको प्रेरित करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं कि वो अच्छे से अच्छा नंबर लेके आ पाए और उनको एक लक्ष्य का रास्ता दिखाते हैं कि उनको आगे चलकर क्या करना है अपने भविष्य में, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से किसी संगठन में जो प्रबंधक होते हैं वो लोग भी इसी प्रकार का कार्य करते हैं और कर्मचारियों का या फिर जो बड़े प्रबंधक हैं वो छोटे प्रबंधकों का क्या करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं उनका। तो इसमें जो वो काम करते हैं निदेशन के काम में 4-5 चीजें आती हैं, जैसे कि एक पर्यवेक्षण होता है, उनको सुपरवाइज करते हैं, संप्रेषण होता है, कम्युनिकेट करते हैं, बातें नीचे तक पहुंचाते हैं, अधीनस्थ जो होते हैं नीचे के लोग हैं उनको नेतृत्व प्रदान करते हैं, उनके नेता की तरह काम करते हैं, ठीक है ना, और उनको उनकी क्षमता के हिसाब से उनकी जितनी उनकी क्षमता है जितनी योग्यता है उसके हिसाब से उनको काम करने के लिए अभिप्रेरित करते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी जो क्रियाएं हैं वो निदेशन के अंतर्गत आती हैं, ठीक है ना। तो निदेशन प्रबंध का एक कार्य है जिसमें कि फर्दर 4 क्रियाएं इन्वॉल्व होती हैं, 4 क्रियाएं की जाती हैं, ठीक है ना। इन सब चीजों को हम इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे निदेशन का अर्थ। तो निदेशन का अर्थ क्या होता है, जब हम किसी उद्यम का प्रबंधन करते हैं तो उद्यम का प्रबंधन करते समय हम लोगों को, जैसे मैं आपको एक मैनेजर मान के चल रहा हूं, तो प्रबंधकों को लोगों द्वारा कार्य करवाने होते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो प्रबंधक खुद नहीं करते हैं, लोगों से करवाते हैं। ऐसा करने के लिए उन्हें कई कार्य करने होते हैं, जैसे कि अधीनस्थों को दिशा निर्देश देना, उन्हें गाइड करना, समान उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु उन्हें प्रेरित करना, मोटिवेट करना और लीडरशिप प्रोवाइड करना, यानी कि नेतृत्व प्रदान करना, उनको रास्ता दिखाना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर एक मैनेजर है जो कि एक ऑफिस को देखता है, ठीक है ना, एक कार्यालय का मैनेजर है, अगर हम उसकी बात कर रहे हैं तो उसको अपने जो नीचे जूनियर्स हैं, सबॉर्डिनेट्स हैं, अधीनस्थ हैं, उनके कार्यों का सुपरविजन करना होता है, पर्यवेक्षण करना होता है। ये जो उसके नीचे लोग होंगे वो कौन कौन हो सकते हैं, टाइप करने वाला हो सकता है, ऑफिस में कार्यालय का सहायक हो सकता है, डाक भेजने वाला हो सकता है। डाक भेजने से मतलब है जो लेटर्स ऑफिशियल लेटर्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उनको डाक भेजने वाला कहते हैं। ऐसे ही लेखा लिपिक होते हैं जो अकाउंट्स क्लर्क होते हैं, जो कि पूरे जो संगठन है उसका अकाउंट्स रखते हैं, ठीक है ना। तो ये सब उसके अधीनस्थ हो सकते हैं। तो वो उनको निर्देश जारी करता है तथा कार्य और उससे संबंधित क्रियाओं के विषय में स्पष्टीकरण कर देता है, उनको बताता है कि उन्हें क्या काम करना है और कैसे करना है, ठीक है ना। तो कार्यालय प्रबंधक क्या कर सकता है, योजना बना सकता है, संगठन कर सकता है और लोगों की नियुक्ति भी कर सकता है, ठीक है ना, लेकिन वो सारे कार्यों को नहीं करवा सकता, ठीक है ना, जब तक कि जो अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं, अधीनस्थ हैं, उन सबको कुछ ना कुछ काम सौंपे,
ठीक है ना। काम सौंप कर ही वो अपना काम हल्का करता है, ठीक है ना। और प्रबंधक की जो ये सारी क्रियाएं होती हैं वही ये निदेशन का अंग होती है। ये सब डायरेक्शन के अंतर्गत आती हैं। निदेशन को इंग्लिश में डायरेक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। तो जो निदेशन का संबंध है वो क्या होता है, वो जो उद्देश्यों की प्राप्ति करनी है, जिस उद्देश्य के लिए संगठन आपने खड़ा किया है उसकी प्राप्ति के लिए संगठन में कार्यरत लोगों को निर्देश देना, ठीक है ना, मार्गदर्शन करना, पर्यवेक्षण करना और उनको प्रेरित करने से, ठीक है। तो निदेशन लोगों को ये बताने की प्रक्रिया है कि उन्हें क्या करना है तथा ये देखना है कि इसे सर्वश्रेष्ठ तरीके से कर रहे हैं वो या नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। केवल ये बताना ही काफी नहीं है कि उन्हें क्या करना है, आपको ये भी इंश्योर करना है, आपको ये भी देखना है कि जो आपके लोग नीचे काम करने वाले हैं वो उसको सर्वश्रेष्ठ तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, सबसे अच्छे तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो आपको उनको गाइड करना है, उनको बताना है कि कार्य करने का सही तरीका क्या है। फिर लोगों को ये बताना कि उन्हें क्या करना है तथा ये समझाना कि वो इसे कैसे करें, ठीक है ना। तो ये सब चीजें क्या है, ये निदेशन के कार्य हैं बेसिकली, ठीक है ना। मोटे मोटे अगर आप देखें तो एक कार्य ये है कि लोगों को बताना कि उन्हें क्या करना है और ये समझाना कि वो उसे कैसे करें, सर्वश्रेष्ठ विधि क्या है। फिर अधीनस्थों को कार्य को समय सारणी के अनुसार करने के लिए निर्देश और आदेश जारी करना, एक टाइम टेबल आप उनको देंगे कि इसके हिसाब से उनको काम करना है, ठीक है ना। उनके कार्यों का पर्यवेक्षण करना, उनको सुपरवाइज करना, उनको देखना कामों को, ठीक है ना। प्रबंधकों की अपेक्षाओं को पूरा करने तथा संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति में योगदान के लिए उनको प्रेरित करना, ठीक है ना। और सबसे लास्ट है नेतृत्व प्रदान करना, ठीक है ना। तो ये सारे निर्देशन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे निर्देशन के महत्व की, निर्देशन क्यों महत्वपूर्ण है। तो अगर आप सोचिए, अगर हम कोई प्लान बना लें, ठीक है ना, और हम उसको इम्प्लीमेंट ना कर पाए, हम उसको पूरा ना कर पाए अपनी योजना को, तो क्या फायदा होगा, तो वो मात्र योजना ही रह जाएंगी, ठीक है ना। तो अगर निर्देशन नहीं होगा तो उसके अभाव में अधीनस्थों को ये पता ही नहीं चल पाएगा कि उनको क्या करना है और कैसे करना है, ठीक है ना। तो जो निर्देशन है वो अधीनस्थों को दिए गए कार्य को ठीक ढंग से और समय पर पूरा करने का मार्गदर्शन देता है, और साथ साथ केवल मार्गदर्शन ही नहीं देता है, सहायता भी प्रदान करता है। अगर उनको कोई परेशानी है तो उसमें भी उनकी मदद करता है, ठीक है ना। साथ साथ यह अधीनस्थों को कार्य को ठीक प्रकार से पूरा करने और श्रेष्ठतम परिणाम, सबसे अच्छा परिणाम प्राप्त करने के लिए अभिप्रेरित भी करता है, उनको मोटिवेट करता है कि वो काम को ठीक ढंग से पूरा करें, ठीक प्रकार से करें और अच्छे से अच्छा परिणाम लेकर आए, ठीक है ना। परिणाम से मतलब हो सकता है कोई उत्पाद है तो अच्छे से अच्छा उत्पाद बनाएं, कोई सेवा देना है तो अच्छे से अच्छा सेवा दें, ठीक है ना। तो यह जो निर्देशन है उसका एक और लाभ क्या है, ये अनुशासन को बनाए रखता है, बनाए रखने तथा उत्तम कार्य करने वाले कर्मचारियों को पुरस्कृत करने में भी सहायता प्रदान करता है, ठीक है ना। इसकी सहायता से आप पता लगा सकते हैं कि सबसे अच्छा काम कौन कर रहा है और साथ साथ जो संगठन है उसका अनुशासन बनाए रख सकते हैं। निर्देशन में पर्यवेक्षण सम्मिलित है, क्या सम्मिलित है, पर्यवेक्षण यानी कि सुपरविजन, ठीक है ना, आप देखना, जो कि यह सुनिश्चित करता है कि कार्य को आदेशों और दिशा निर्देश के अनुसार पूरा किया जाए, ठीक है ना। आपने ऑर्डर दे दिया, आपने उनको बता दिया किस प्रकार से काम करना है, लेकिन सुपरविजन भी जरूरी है, उसकी सहायता से ही पता चल पाएगा, ये सुनिश्चित हो पाएगा कि जो काम है उसको आपके डायरेक्शंस, आपके आदेशों और जो आपने उनको बताया है उस हिसाब से किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। निर्देशन विभिन्न क्रियाओं में तथा व्यक्तिगत एवं संगठन के उद्देश्यों में परस्पर समन्वय में सहायक होता है। निर्देशन की सहायता से जो बहुत अलग अलग कामों में जो डिपार्टमेंट्स लगे हुए हैं, ठीक है ना, व्यक्तिगत वो किस लिए लगे हुए हैं, वो संगठन के उद्देश्यों के लिए लगे हुए हैं, तो व्यक्तिगत और संगठन दोनों के उद्देश्यों में परस्पर समन्वय करने में भी निर्देशन का बहुत सहयोग रहता है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि अभी हमने पता किया कि निर्देशन में क्या है, पर्यवेक्षण भी शामिल है। तो पर्यवेक्षण में जो सुपरवाइजर होता है वो कई प्रकार की चीजें अपने वर्कर से पता लगा लेता है, उनकी क्या परेशानियां हैं, उनकी क्या व्यक्तिगत उद्देश्य हैं, तो उनकी पूर्ति संगठन के उद्देश्यों के साथ हो पाए, उन दोनों में समन्वय हो, इसमें भी निर्देशन सहायक होता है। निर्देशन में नेतृत्व भी शामिल है, लीडरशिप भी शामिल है, जो कार्य के लिए उचित वातावरण, ठीक है ना, काम के लिए ठीक वातावरण के निर्माण और आपसी सहयोग की भावना उत्पन्न करने में सहायक होता है, ठीक है ना। लीडरशिप का ये फायदा है।
कि उससे सही प्रकार का वातावरण उत्पन्न होता है, निर्माण होता है सही प्रकार के वातावरण का, और आपसी सहयोग की भावना पैदा होती है, ठीक है ना, उत्पन्न होती है। लोग आपस में सहयोग करके काम करते हैं। अब हम बात करेंगे निदेशन के घटकों की। तो निदेशन के 4 प्रमुख घटक हैं, जो हमने कहा कि निदेशन जो है उसके नीचे फिर फर्दर कुछ काम होते हैं। तो निदेशन के जो 4 घटक हैं, जो 4 मुख्य कार्य हैं, वो कौन कौन से हैं? संप्रेषण, अगला है पर्यवेक्षण, अगला है अभिप्रेरण यानी कि मोटिवेशन, और सबसे लास्ट है नेतृत्व यानी कि लीडरशिप। तो ये चारों कार्य निदेशन के अंतर्गत आते हैं। अब हम एक एक करके इन चारों कार्यों को समझेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे संप्रेषण से। तो संप्रेषण क्या होता है? मैंने पहले जो पिछला बिजनेस स्टडीज का जो हमने क्लास पढ़ी है, क्लास 10, उसमें आपसे बात की थी। संप्रेषण में क्या होता है? 2 लोग होते हैं, ठीक है ना। एक होता है प्रेषक, एक होता है प्राप्तकर्ता। और प्रेषक जो है वो संदेश प्राप्तकर्ता तक पहुंचाता है, और जो प्राप्तकर्ता है वो उसका प्रत्युत्तर देता है। तो जब प्रत्युत्तर दे देता है तो ये संप्रेषण की जो कार्रवाई है वो पूरी हो जाती है, ठीक है ना। तो संप्रेषण बेसिकली क्या है? एक जगह से दूसरी जगह संदेश भेजने का तरीका है, ठीक है ना, उसकी क्रिया है। तो संप्रेषण क्या है? आधारभूत संगठनात्मक कार्य है, मतलब जो संगठन है उसका एक बेसिक काम है, जिसका संबंध उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा एक व्यक्ति सूचना अथवा संदेश को अन्य व्यक्ति तक पहुंचाता है, ठीक है, जो हमने अभी बात करी इस चित्र के माध्यम से, ठीक है ना। तो एक व्यक्ति सूचना या संदेश को अन्य व्यक्ति तक पहुंचाता है, भेजता है, वो काम कहलाता है संप्रेषण। तो संगठन में संप्रेषण का उद्देश्य क्या होता है? आदेश जो जारी करता है मैनेजमेंट, प्रबंध, निर्देश अथवा सूचना देना है, जिससे कि कर्मचारियों के कार्य निष्पादन एवं उनके व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सके, ठीक है ना। आपको जो अपने ऑर्डर्स हैं, जो उनको डायरेक्शंस देने हैं, और या जो इन्फॉर्मेशन देनी है कर्मचारियों को, उनको पहुंचाने का में मदद करना संप्रेषण का उद्देश्य होता है, ठीक है ना। और उससे क्या होता है? उससे कर्मचारियों के जो वो काम कर रहे हैं और जो उनका व्यवहार है उसमें परिवर्तन लाया जा सकता है, ठीक है ना। तो स्पष्ट संप्रेषण द्वारा अधीनस्थ कर्मचारियों का सहयोग प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो ये कुछ लाभ है, ठीक है ना, जो कि संप्रेषण के हैं, ठीक है ना। एक तो सबसे पहला लाभ तो यह है कि संप्रेषण द्वारा अधीनस्थ कर्मचारियों का सहयोग प्राप्त होता है। जब उनको सही तरीके से जानकारी मिलती है तो जूनियर्स हैं वो वो सहयोग करते हैं अपने सीनियर्स का। दोषपूर्ण संप्रेषण अधिकारी और अधीनस्थ में भ्रम की स्थिति को जन्म देता है, जिससे समस्याएं पैदा होती हैं। जहां स्पष्ट संप्रेषण का फायदा है कि अधीनस्थ कर्मचारियों का सहयोग मिलता है, वहीं दूसरी तरफ अगर गलत तरीके से संप्रेषण किया गया है, संप्रेषण गलत है, दोषपूर्ण है, तो क्या होगा? अधिकारी और अधीनस्थ जो ऑफिसर है, जो उसका सबऑर्डिनेट है, उनके बीच में भ्रम की स्थिति पैदा हो जाएगी, जिससे कि समस्याएं पैदा हो सकती हैं। और समस्याएं पैदा होंगी तो नुकसान किसका होगा? संगठन का होगा। तो संप्रेषण का प्रवाह सदैव पर्यवेक्षक से अधीनस्थ की ओर ही नहीं होता है, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि संप्रेषण का प्रवाह जो है वो हमेशा जो ऊपर आदमी है, सुपरवाइजर है, उससे ही वर्कर की तरफ हो। कई बार जो है वो वर्कर भी अपनी समस्याएं जो सुपरवाइजर है उसको बताता है, ठीक है ना, अपनी समस्याएं या कोई सुझाव जो देना होता है वो भी देता है। तो अधीनस्थ से पर्यवेक्षक की तरफ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि पर्यवेक्षक से ही अधीनस्थ की तरफ जो संप्रेषण है उसका प्रवाह हो। संप्रेषण का प्रवाह का मतलब है कि सूचना देना। तो सूचना जरूरी नहीं कि ऊपर से नीचे की ओर ही दी जाए, कई बार नीचे से ऊपर की तरफ भी सूचना दी जाती है, ठीक है ना। तो ये अधीनस्थ से पर्यवेक्षक की ओर भी हो सकता है। अब हम बात करेंगे संप्रेषण के महत्व की। सबसे पहला जो लाभ है संप्रेषण का, वो है संप्रेषण से कर्मचारियों को अपनी भूमिका को स्पष्टतया उनको समझ में आता है कि उनकी क्या भूमिका है, और वो उसे प्रभावी ढंग से निभा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये किसकी मदद से हो पाता है? कम्युनिकेशन की माध्यम से। जब आप अपने कर्मचारियों को, अपने अधीनस्थों को सही प्रकार से सूचना देते हैं तो उनको पता रहता है कि किस प्रकार से काम कब किया जाना है और कितना फिर वो उसको प्रभावी ढंग से काम करते हैं, ठीक है ना। समन्वय और पारस्परिक समझ और सहयोग द्वारा औद्योगिक उत्पादकता में वृद्धि और सुव्यवस्था स्थापित करने में भी ये सहायक होता है। संप्रेषण के माध्यम से आपस में कोऑर्डिनेशन यानी कि समन्वय हो पाता है, जो आपस की समझ है वो बढ़ती है,
और फिर सहयोग भी बढ़ता है, ठीक है ना। उसके द्वारा क्या होता है, औद्योगिक उत्पादकता जो प्रोडक्टिविटी है, जो जितना उत्पादन हो रहा है प्रति इकाई समय में, उसमें भी वृद्धि आती है। और साथ साथ जो ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, उसमें सुव्यवस्था बनती है, ठीक है ना। सब चीजें व्यवस्थित तरीके से हो पाती हैं। साथ साथ प्रबंधकीय कुशलता में सुधार लाकर जो संप्रेषण है वो कर्मचारियों में सहयोग सुनिश्चित करता है, ठीक है ना। और इसके साथ साथ प्रभावी संप्रेषण, अगर अच्छा संप्रेषण है जो प्रभाव डालता है, ऐसे संप्रेषण से कर्मचारियों में कार्य के प्रति मनोवृत्ति में बदलाव लाकर, ठीक है ना, उनके मनोबल को सुदृढ़ करने में सहयोग मिलता है, ठीक है ना। फिर है संप्रेषण के द्वारा संगठन में अधिकार अंतरण एवं विकेंद्रीकरण को सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सकता है। अधिकार अंतरण का मतलब आप जानते हैं, अपने अधिकार नीचे देना, और विकेंद्रीकरण का मतलब है केंद्र से हटकर, मतलब सारी पावर एक जगह पर सीमित ना रहकर सभी अलग अलग लोगों को अलग अलग प्रकार के अधिकार प्रदान कर दिया जाना, ठीक है ना। केंद्र से हटकर जो नोड्स हैं या जो ऊपर के लोग, जो नीचे के लोग हैं, उनको भी कुछ कुछ अधिकार दे दिया जाना, ताकि सारी की सारी जो शक्तियां हैं वो एक ही जगह पर केंद्रित ना रह पाए, ठीक है। तो ये सब भी किसके साथ ऐसे ही संभव है, ये भी कम्युनिकेशन के माध्यम से ही संभव है, संप्रेषण के माध्यम से ही संभव है। जब सूचना का जो प्रवाह है संगठन में सही प्रकार से होगा, तो उस संगठन में ही विकेंद्रीकरण को सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे संप्रेषण के प्रकारों की। तो संप्रेषण जो है, अगर आप मतलब विभिन्न आधारों पर देखें तो वो 3 प्रकार से आप उसको विभाजित कर सकते हैं। माध्यम के प्रयोग के आधार पर, निर्देशन के आधार पर, और प्रयुक्त प्रणाली के आधार पर। तो माध्यम के प्रयोग के आधार पर वो 2 प्रकार का होता है, औपचारिक और अनौपचारिक। तो औपचारिक में जो ऑफिशियल जो कम्युनिकेशन है, जैसे लेटर्स हैं, मेमो हैं, ठीक है ना, ये सब चीजें किसमें शामिल होती हैं, औपचारिक में शामिल होती हैं। और कई बार ऐसा होता है कि आप एक संगठन में कई सारे मित्र बना लेते हैं, तो आपके और एक अपने जो दूसरा कलीग है जो आपके साथ काम करता है, उसके बीच जो मित्र होने के नाते जो कम्युनिकेशन आप करते हैं वो अनौपचारिक है, ठीक है ना, उसमें कोई ऑफिशियल चीज नहीं है। फिर ऐसे ही निर्देशन के आधार पर भी आप कर सकते हैं इसको विभाजित संप्रेषण को। तो निर्देशन मतलब डायरेक्शन के आधार पर अगर आप उसको डिवाइड करेंगे तो ऊपर की ओर होता है, नीचे की ओर होता है, समानांतर होता है और तिरछा होता है। ये सारे में एक एक करके डिटेल में आपसे अभी बात करूंगा। और लास्ट है प्रयुक्त प्रणाली के आधार पर। तो शब्दों में जैसे मौखिक और लिखित, ऐसे ही गैर शब्दों में यानी कि सांकेतिक, ठीक है ना। जैसे मैं खाली यहाँ पर अगर इस प्रकार से इसको गोला बना देता हूँ तो आप कुछ समझते हो, क्या समझते हो कि ये कुछ महत्वपूर्ण चीज मैंने आपको बताई है। तो ये क्या है, ये एक सांकेतिक है, ठीक है ना, केवल संकेत की सहायता से समझा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। अब हम आगे एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले है औपचारिक और अनौपचारिक संप्रेषण, ठीक है ना, मतलब कि फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो सभी संगठनों में संप्रेषण के लिए औपचारिक और अनौपचारिक दोनों माध्यमों का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहला जो होता है, प्रबंध द्वारा औपचारिक रूप से, मतलब ऑफिशियली, यानी कि सही जो मतलब जो मैनेजमेंट की तरफ से जो जैसे नोट निकलते हैं या ऑर्डर्स निकलते हैं, वो सारी चीजों की बात हो रही है। तो औपचारिक रूप से संप्रेषण के लिए स्थापित किए गए मार्ग संप्रेषण के औपचारिक माध्यम कहलाते हैं। तो प्रबंध जो है, मैनेजमेंट जो है, वो कुछ ऐसे चैनल्स आपके लिए खोल के रखता है जिसके की माध्यम से आप अपनी बात प्रबंध तक पहुंचा सकते हैं या प्रबंध आपके तक अपनी बात पहुंचा सकता है। तो ये सब के सब औपचारिक रूप से जो संप्रेषण है वो औपचारिक माध्यम कहलाते हैं, ठीक है ना, संप्रेषण के। तो जैसे आप मान लीजिए, जैसे कोई जीएम है, ठीक है ना, उसने जो मैनेजर है प्रोडक्शन का, उसको अपने निर्णय को संप्रेषित किया, ठीक है ना, कि भाई आप ये चीजें अपने नीचे के लोगों को बता दीजिए, एक लेटर जारी कर दीजिए मान लीजिए। तो वो क्या करेगा, वो आगे फोरमैन को आदेश दे देगा और दिशा निर्देश देगा उस हिसाब से कि इस प्रकार से काम करवाया जाए। तो ये क्या है, ये एक औपचारिक संप्रेषण है, ठीक है ना, ये औपचारिक संप्रेषण का एक तरीका है, ठीक है। इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए कर्मचारी है, उसको अपने जीपीएफ अकाउंट, जिसको कि क्या कहते हैं, भविष्य निधि खाता बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में। तो उससे अगर कोई पैसा निकालना है तो वो क्या करेगा, एक एप्लीकेशन देगा। किसको देगा, अपने सुपरवाइजर को। अपने सुपरवाइजर को उसने एप्लीकेशन दी, वो सुपरवाइजर उसका एप्लीकेशन आगे फॉरवर्ड करेगा। इस प्रकार से जो ये चैनल है, ये भी एक औपचारिक माध्यम है, ठीक है ना। अब जब हम बात करते हैं अनौपचारिक की, तो हो सकता है कि जो प्रोडक्शन वाला जो सुपरवाइजर है
वो जो अकाउंट्स वाला क्लर्क है उसका दोस्त हो, ठीक है। तो उनके बीच में जो वार्तालाप होगा, जो भी कम्युनिकेशन होगा, वो क्या होगा, अनौपचारिक संप्रेषण कहलाएगा। तो वो संप्रेषण जो कर्मचारियों में अनौपचारिक अथवा सामाजिक संबंधों के कारण होता है। सामाजिक संबंध क्या है, वो दोनों क्या है, आपस में दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं, तो उसके कारण जो उनके बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, जो बातचीत हो रही है, वो किस में आएगी, अनौपचारिक संप्रेषण कहलाएगी, ठीक है ना। तो अनौपचारिक संप्रेषण का भी बहुत बड़ा महत्व है। इसकी सहायता से जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो संगठन है, उसमें आपस में लोगों के बीच एक बॉन्डिंग रहती है, ठीक है ना, एक लगाव रहता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे ऊपर की ओर, नीचे की ओर, समतल और तिरछे संप्रेषण के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऊपर की ओर के संप्रेषण के बारे में। तो जब कर्मचारी प्रार्थना, अपील, रिपोर्ट, सुझाव अथवा विचार का अपने पर्यवेक्षक को संप्रेषण करते हैं, तो ये संप्रेषण का ऊपर की ओर प्रवाह है, ठीक है। मतलब मैंने आपसे बात की थी, जैसे अभी हमने कहा था कि कर्मचारी है, उसको अपने जीपीएफ फंड से पैसा निकालना है, तो वो उसके लिए एप्लीकेशन किसको देगा, अपने सुपरवाइजर को देगा, ठीक है ना। जैसे ये एक मान लीजिए कर्मचारी है, इसने अपनी एप्लीकेशन किसको दी, जीपीएफ की, अपने सुपरवाइजर को, और सुपरवाइजर किसको देगा, अपने बॉस को। तो ये क्या है, ये जो संप्रेषण हो रहा है ये निचले स्तर से ऊपरी स्तर की ओर हो रहा है, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, ऊपर की ओर संप्रेषण, ठीक है ना, क्योंकि ये संप्रेषण का ऊपर की ओर प्रवाह है, नीचे के पद द्वारा ऊपर के पद के व्यक्ति को कम्युनिकेट किया जा रहा है। अगला है नीचे की ओर। तो उच्चाधिकारियों द्वारा पदानुक्रम, मतलब जो उनके यहाँ व्यवस्था है पदों की, उसके अनुसार अपने अधीनस्थों से, अपने जूनियर्स से किया जाने वाला संप्रेषण नीचे की ओर संप्रेषण कहलाता है। जैसे ये जो बॉस है, जो मेन है, चीफ है, वो इसके साथ कुछ कम्युनिकेट करता है, मान लीजिए ये उत्पादन का मैनेजर है, इसके साथ कुछ बात करता है, तो ये क्या है, नीचे की ओर वाला संप्रेषण है। या जो उत्पादन वाला है वो नीचे अपने जूनियर के साथ बात करता है, तो भी नीचे की ओर वाला संप्रेषण कहलाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये नीचे की ओर संप्रेषण का प्रवाह है। अगला है समतल संप्रेषण। तो समतल संप्रेषण किसके बीच में होता है, ये समान स्तर के सदस्यों के बीच में होता है। जैसे ये मान लीजिए उत्पादन की इकाई है पूरी, ठीक है ना, तो उत्पादन की इकाई की ये मैनेजर, जो सेल्स की इकाई की ये मैनेजर है, इसके साथ कुछ बात कर रही है, ठीक है ना। ये सब क्या है, ये सारे एक ही लेवल पर हैं, एक ही स्तर पर हैं, ठीक है ना, ये निचले स्तर के मैनेजर्स हैं। तो ये अगर इसके साथ कुछ बात करती है तो ये किस में आएगा, ये समान स्तर के सदस्यों के बीच होने वाले समतल संप्रेषण में आएगा, ठीक है ना। आप ये बात समझ रहे होंगे। अब सबसे लास्ट आएगा तिरछा संप्रेषण। तिरछे संप्रेषण में क्या होता है, जब संप्रेषण ऐसे लोगों के बीच होता है जो ना तो एक ही विभाग के हैं और ना ही संगठनात्मक पदक्रम में एक ही स्तर के हैं, तो इसे तिरछा संप्रेषण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये जो प्रोडक्शन का मैनेजर है, ठीक है ना, बड़ा मैनेजर है, इसको जीएम कह सकते हैं। प्रोडक्शन का जो जीएम है, ये अगर ये अकाउंट्स का जो नीचे का मैनेजर है, ठीक है ना, इसके साथ कोई बात करता है, ठीक है, तो ये जो संप्रेषण है ये तिरछा संप्रेषण कहलाएगा। क्यों, क्योंकि ये ना तो एक ही लेवल के हैं दोनों मैनेजर, ठीक है ना। ये मैनेजर अगर इससे बात करता तो ये क्या कहलाता, समतल कहलाता, क्योंकि एक ही लेवल पे बात करता, ठीक है ना। तो ये ना एक लेवल के हैं और ना ही एक डिपार्टमेंट के हैं। अगर ये अपने नीचे वाले से बात करेगा तो ये नीचे की ओर कहलाएगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ क्योंकि इसने अपने नीचे वाले से बात, क्योंकि इसके नीचे तो है नहीं, वो दूसरे डिपार्टमेंट का है और इसके स्तर का भी नहीं है, तो ये क्योंकि ये कहलाएगा तिरछा। क्यों, क्योंकि इसमें ऐसे तिरछे तरीके से जा रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये तिरछा संप्रेषण कहलाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे शाब्दिक और गैर शाब्दिक संप्रेषण की। तो संदेश भेजते समय प्रबंधक अपने अधीनस्थों से आमने सामने अथवा टेलीफोन पर बातचीत करते हैं, पत्र भेजते हैं, नोटिस भेजते हैं अथवा मेमो आदि देते हैं। तो ये सब जो चीजें हैं ये सारी की सारी शाब्दिक संप्रेषण के तरीके हैं। इसमें क्या है, इसमें शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए ये क्या है, शाब्दिक है। ये दो प्रकार के हो सकते हैं, मौखिक भी हो सकते हैं और लिखित भी हो सकते हैं, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि इसमें शब्दों का उपयोग किया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये जो पद्धति है ये मौखिक या लिखित दोनों प्रकार से हो सकती है। जैसे इसने टेलीफोन पर बातचीत की, ये मौखिक का उदाहरण हो गया। इसने नोटिस भेजा, ये लिखित का उदाहरण हो गया, ठीक है ना। लिख के कुछ दिया तो लिखित, और मुंह से बातचीत के माध्यम से शब्दों का उपयोग किया तो वो मौखिक हो गया, ठीक है ना।
तो साक्षात्कार, मीटिंग, सेमिनार का आमने सामने संप्रेषण, ये सब क्या है, ये मौखिक संप्रेषण के उदाहरण है। जबकि नोटिस, पत्र, ये सारे के सारे कैसे लिखित वाले संप्रेषण के उदाहरण हो गए। तो कभी कभी शाब्दिक संप्रेषण के पूरक के रूप में सांकेतिक संप्रेषण, जैसे कि चेहरे के भाव, बॉडी लैंग्वेज, ठीक है ना, शरीर के हाव भाव का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। ये क्या होते हैं, ये गैर शाब्दिक संप्रेषण कहलाते हैं। जैसे कि हाथ हिलाना, ठीक है ना, किसी को आप कई बार रोक भी देते हैं हाथ के माध्यम से, वो सब, ये सब क्या है, गैर शाब्दिक संप्रेषण है, जिसमें कि आप शब्दों का उपयोग नहीं कर रहे हैं। मुस्कुराहट या टेढ़ी भ्रुकुटी कर लेना, भौहें टेढ़ी कर लेना, ठीक है ना, ये सारी की सारी क्या है, ये आप केवल अपने हाव भाव से बता दे रहे हैं बिना शब्दों का उपयोग किए हुए। तो ये क्या है, ये गैर शाब्दिक संप्रेषण कहलाते हैं। इनको चेष्टा संप्रेषण भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो तब तक अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आपके पास हमसे जुड़ने के लिए ये चीजें हैं, जो हमारे विभिन्न जो माध्यमों से आप हमारे साथ बात कर सकते हैं, संप्रेषित कर सकते हैं अपनी भावनाओं को, अपने जो आपको समझ में नहीं आता है वो भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपसे फिर हमेशा की तरह अनुरोध रहेगा कि आप लोग अपने जानने वाले, अपने दोस्त जो कि किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से इंटरमीडिएट या हाई स्कूल की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके साथ हमारे इन वीडियोस को और हमारे चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।